हो सकता है कि अगले 5-7 साल में ही वो महाप्रलय आ जाए जिससे हम बचना चाह रहे थे। घर घर में लोग एक दूसरे को मार रहे होंगे। दुनिया की आबादी के 0.01% लोग जिम्मेदार हैं इस पूरे ग्रह को तबाह करने के लिए, और ये बात कभी सामने लाई नहीं जा रही है, बल्कि गुनहगार बना दिया जा रहा है आम आदमी को। उसको बोला जा रहा है कि देखो तुम ना रिसाइकलिंग किया करो, तुम एक बल्ब कम जलाया करो, तुम कार की जगह ना तुम एक काम करो, तुम बस में जाया करो, तुम इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाओ। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हैं वो खुद सबसे बड़े एमिटर है, जिसको आज आप सहारा रेगिस्तान बोलते हो। जानते हो एक समय वो क्या था? वो एक फलता फूलता घना आबाद जंगल था। ये है क्लाइमेट की औकात। 11 सबसे गर्म महीनों में से थे। मतलब आप पिछले अक्टूबर को भी लोगे तो वो आज तक का हॉटेस्ट अक्टूबर है। 5 नहीं 11 महीने ऐसे हैं। और इसके जो मटेरियल एस्पेक्ट्स हैं उन पे तो हम बहुत बार बात करते हैं। जो इसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो सामने आ रहा है और उस पर बहुत कम चर्चा हुई है। वो ये है कि हमारी जो पूरी शारीरिक व्यवस्था है वो इतने तापमान के लिए इवॉल्व नहीं हुई है। इवोल्यूशन की पूरी प्रक्रिया में इंसानों को और बाकी प्रजातियों को, जीव जंतुओं को कभी इतना तापमान झेलना पड़ा ही नहीं था। तो ये जो तापमान आया है ये हमारे शरीर की लिमिट से बाहर का है। और उससे ये नहीं होने वाला कि हमारी खाल जल रही है, उससे ये होने वाला है कि हम मास इंसेनिटी के युग में प्रवेश कर रहे हैं। ह्यूमन डिसीजन मेकिंग गड़बड़ हो रही है। आप ठीक से सोच पाओ उसके लिए भी जरूरी है कि शरीर का तापमान एक सीमा में रहे, और शरीर पर जो हवा पड़ रही है, जो धूप पड़ रही है, उसका भी तापमान एक सीमा में रहे। जब तापमान उससे हटता है तो आपकी वैचारिक प्रक्रिया भी एकदम बिगड़ जाती है, ठीक वैसे जैसे आपका पाचन तंत्र वगैरह बिगड़ जाता है। जब गर्मी बहुत होती है तो देखा ना, खाना अलग तरीके से पचता है। हम बोलते भी हैं कि ग्रीष्म का अलग है और शिशिर का अलग है भोजन, इस तरह की बातें करते हैं कि नहीं हम? तो जैसे पाचन तंत्र पर प्रभाव पड़ता है तापमान का, वैसे ही ये जो पूरा वैचारिक तंत्र है जिसमें भावनाएं भी शामिल हैं, उस पर भी टेम्परेचर का असर पड़ता है। आपके विचार बदल रहे हैं टेम्परेचर के कारण। आप पागल हो रहे हैं, हर आदमी पागल हो रहा है। बिहार के किसी जिले में किसी ने अभी रिपोर्ट छापी कि डॉग बाइट्स में 6 गुना की वृद्धि हो गई है पिछले ही महीने में। और ये जो कुत्ते काट रहे हैं इन्हें रेबीज नहीं है, बस ये गर्मी से पगला गए हैं। और सुनिए, ऐसे जानवर जो आमतौर पर आक्रामक नहीं होते, जैसे गाय, जैसे बकरी, ये जबरदस्त रूप से आक्रामक हो रहे हैं। इनका पूरा व्यवहार बदल रहा है। और वही चीज इंसानों में भी देखी जा रही है। इंसान का व्यवहार ही बदल रहा है। इंसान कुछ का कुछ हो जाएगा। छोटा मोटा अंतर नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि 1-2 डिग्री मामला बदल गया है और जितना बदल भी गया है वो वापस ठीक हो जाएगा। तापमान में 4 डिग्री 5 डिग्री की वृद्धि देखी जा रही है, और जितनी वृद्धि देखी जा रही है वो लगातार है, और आगे वो और बढ़ेगी। अभी कल ही तो था कि कम्युनिटी पर डाला था ना, भोपाल में वो एयर कंडीशनर डिजाइंड ही नहीं था उतना टेम्परेचर झेलने के लिए, वो फट गया। उसी तरीके से आपका जो ब्रेन है ना, ये डिजाइंड नहीं है इतना टेम्परेचर झेलने के लिए। तो ये फटेगा तो नहीं, लेकिन इसके भीतर जो पूरे न्यूरल सर्किट्स हैं वो सब उल्टे पुल्टे हुए जा रहे हैं, क्योंकि हर चीज टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है ना। है तो भीतर जो खेल वो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का ही है। इलेक्ट्रिकल केमिकल सर्किट्स ही तो हैं भीतर सारे, और जितने सर्किट्स हैं वो सब टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। आपने देखा है, आपको बुखार चढ़ जाता है, आप अलग तरीके से सोचने लगते हो, देखा? उसी तरीके से पूरी मानवता, ये जो बुखार है ये 1-2 आदमियों को नहीं है, पूरी मानवता को है। पूरी मानवता के सोचने का ढर्रा बदल जाएगा, और लगभग वही होगा जो आप महाभारत में पढ़ते हो कि श्री कृष्ण की द्वारका में क्या हो गया? अंतर्युद्ध। वहां सब एक दूसरे को ही मार गए। आज की खबर है कि दुनिया भर में सिविल वॉर्स, गृह युद्धों का खतरा जबरदस्त रूप से बढ़ गया है, क्योंकि लोग इस पूरे जलवायु परिवर्तन के कारण पागल हो रहे हैं। और लोगों में सत्ताधीश भी शामिल हैं, लोगों में वो सब भी तो हैं जो डिसीजन मेकर्स हैं, वो भी सब पागल हो रहे हैं। आपको ये सुन के बहुत अजीब लगेगा, पर थोड़ा इस पर विचार करिएगा। आप बाजार में जा रहे हो, आप क्या खरीदने वाले हो, आपका फैसला बदल रहा है। आपको कौन सा रंग पसंद है, आपका फैसला बदल रहा है। आप किससे दोस्ती करोगे नहीं करोगे, आपका फैसला बदल रहा है। आप किससे विवाह करोगे नहीं करोगे, आपका फैसला बदल रहा है। जलवायु परिवर्तन आपको पूरी तरह से बदले दे रहा है। हम मास एक्सटिंक्शन से पहले मास इंसेनिटी के दौर से गुजरने वाले हैं। मरेंगे हम, पर ऐसा नहीं कि सिर्फ गर्मी के हाथों मरेंगे, हम अपने पागलपन के हाथों मरेंगे। हम मरने से पहले पागल होकर मरेंगे। विक्षिप्त सब घूम रहे होंगे सड़कों पर, पागल, अपने कपड़े फाड़ते हुए, बिल्कुल तपती हुई सड़कों पर निकलेंगे, कुछ दूर तक चलेंगे और फिर लाश बनकर जलती हुई सड़क पर ढह जाएंगे। ऐसे अंत होगा मानवता का। वेनेजुएला का है ना कि वहां आखिरी ग्लेशियर भी चला गया। हम कितने बेहोश लोग हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा
कि गंगोत्री भी तो ग्लेशियर ही है। अगर वेनेजुएला का आखिरी ग्लेशियर चला गया तो भारत का आखिरी ग्लेशियर कब तक बचेगा? गंगा कहां से बहेंगी और यमुना कैसे, बोलो? आप अभी आज गूगल करिएगा कि दक्षिण की जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उसमें से कितनी आज बह रही हैं। छोटी नदियों की नहीं बात कर रहा, दक्षिण की जो 15 सबसे बड़ी नदियां हैं, मई के महीने में कितनी बह रही हैं जरा देख लीजिए। आधी भी नहीं, सब सूखी पड़ी हैं। भाव कम नहीं हो गया है, भाव शून्य हो गया है, क्योंकि उनके पास कोई ग्लेशियर नहीं है। तो वो किस पर आश्रित रहती हैं? बारिश पर। बारिश होनी नहीं, ग्लेशियर पिघल जाना है। कर लेना ऋषिकेश में राफ्टिंग, दूर की बात नहीं है, मुस्कुराओ मत, ये मैं सन्निकट भविष्य की बात कर रहा हूं। वेनेजुएला का ग्लेशियर चला गया तो गंगोत्री कितने दिन तक बचेगा बताओ? और पहले बाढ़ आएगी फिर सूखा, क्योंकि वो बर्फ पहले पिघलेगी, जब पिघलती है तो पहले भयानक बाढ़ आएगी कई सालों तक, कई सालों तक, और फिर अचानक जब सब बह जाएगा तो सूखा। ठीक वैसे फ्रिज की डिफ्रॉस्टिंग करिए कभी, जो फ्रीजर होता है उसमें देखा कितनी बर्फ, उसको ग्लेशियर मानो। फिर जब आप उसकी डिफ्रॉस्टिंग का बटन दबा देते हो तो पहले क्या होता है? पहले पानी पानी फैल जाता है, ध्यान ना तो कमरे में फैल जाता है पानी, किचन में रखा है तो वहां पानी पानी फैल जाएगा, और फिर सब सूखा। ये भारत के साथ भी होने जा रहा है। हमारे लिए बड़े मुद्दे क्या हैं? आईपीएल, चुनाव, और एकदम विक्षिप्त किस्म के ये नेता जिन्हें क्लाइमेट चेंज या तो खुद पता नहीं है या उनके खोपड़े में नहीं घुस रहा कि राष्ट्र के सामने अभी सबसे बड़ी आपदा यही है। जैसे मरना काफी नहीं था, तो अब ताजी खबर यह है कि हम पागल होकर मरेंगे। कर लीजिए कल्पना, 55-60 डिग्री तापमान में आप कपड़े फाड़ के सड़क पर पहले 2-4-5 घंटा है करके फिरोगे, और फिर ऐसे धीरे से गिर जाओगे, और गिरने से पहले 2-4 को मार दोगे, जो जो कांड हो सकते हैं सब करोगे, और फिर मौत आएगी। और ये मौत सबसे पहले किनको आनी है? वो जो मेगा रिच नहीं है। जिससे पिरामिड होता है ना, तो जो एक्सटिंक्शन है ह्यूमन स्पीशीज का वो नीचे से शुरू होगा। नीचे माने जो सबसे गरीब है, वहां से उठते 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 बचेगा कोई नहीं। जो मेगा रिच है वो भी जाएंगे, पर वो सबसे अंत में जाएंगे, वो सबका कर्मकांड करके जाएंगे। पहले सब गरीब गायब होना शुरू होंगे 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 होंगे, फिर टॉप ऑफ द पिरामिड, फिर जो रिसोर्सफुल है वो भी उड़ेंगे। लोग कहते हैं आप बस डराते ही हो या कोई समाधान भी बताते हो। समाधान मैं सैकड़ों बार बता चुका हूं। आज ही हमें बता रहे थे कि भारत का जो आम आदमी है वो एनुअली 2.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है, बस सिर्फ 2.5 टन। और फिर इन्होंने सेलिब्रिटीज का एक पूरा टेबल दिखाया, सेवरल मिलियन टन्स एनुअली। समाधान समझ में आ रहा है? हम अपने ऊपर ले लेते हैं कि नहीं मैं ना एक बल्ब कम जलाऊंगा तो मैं क्लाइमेट चेंज रोक दूंगा। भाई मेरे, तू 2.5 टन एमिट करता है बस, यहां तक कि जो एवरेज अमेरिकन भी है वो भी 14-15 टन एमिट करता है। इसमें जो रियल कल्प्रिट्स हैं, आप लोगों को संदेश भेजा था, याद होगा कि दुनिया की बस 60 कुल कंपनियां हैं। हाँ? 4 तो 25% वाली थी, 57 है, जिनसे कितने परसेंट है? 80% है। टॉप 4 कंपनियों का आपको भेजा था कि 25% इनसे है, और टॉप 57 कंपनियां ले लो तो दुनिया का 80% एमिशन वो करती हैं। और ये 57 कंपनियां क्या करेंगी? कंपनियां कॉन्शियस होती हैं क्या? कंपनियां इंसान है, कंपनियों में चेतना होती है। कंपनी माने कौन? कंपनी का ओनर। इन लोगों के अपने पर्सनल एमिशंस मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में होते हैं। ये जो इनकी याट होती है, जो इनके प्राइवेट जेट होते हैं, इनकी जो लाइफस्टाइल होती है, लेकिन ये बातें आपको कभी नहीं पता लगने देंगे। उल्टे ही आपसे बोलते हैं देखो तुम ना कार पूलिंग किया करो। भाई आम आदमी कितनी भी कार पूलिंग कर ले उससे नहीं होगा। असली बात यह है कि ये जिनको हमने अपना आदर्श बनाया हुआ है सेलिब्रिटी, इनको हमें खींच के नीचे उतारना पड़ेगा। हमें इनके कंजम्पशन पर रोक लगानी पड़ेगी। और आम आदमी का भी अगर कंजम्पशन बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आम आदमी इनको आदर्श मानता है। आम आदमी कहता है ये ऐश कर रहे हैं, यही गुड लाइफ होती है, यही जो गुड लाइफ है मुझे भी चाहिए। ये कंजम्पशन कर रहे हैं तो मैं भी कंजम्पशन करूंगा। आप में कंजम्पशन की सबसे ज्यादा आग कौन भड़काता है? ये सेलिब्रिटीज ही तो। देखो मैं अपनी वाइफ को लेकर के कहीं एल्प्स पे चढ़ा हुआ हूं, एक भी सेलिब्रिटी बता दो जो सेलिब्रिटी है पर वो कंजम्पशन की मूर्ति नहीं है, कंजम्पशन का एम्बेसडर नहीं है, बताओ। और जितना ज्यादा कंजम्पशन दिखाते हैं उतना ज्यादा आप उनके चरणों में लौट जाते हो। यही तो कर रहे हो, इसी को वो गुड लाइफ बोलते हैं। और यही आप करो, इसके लिए दुनिया भर के मोटिवेटर आपको बोलते हैं भाई तू भी सक्सेस हो जाएगा। सक्सेस माने और क्या होता है कि तुम भी इन सेलिब्रिटी से कम नौकर जैसे हो जाओगे तो तुम सक्सेस कहलाओगे। सक्सेसफुल नहीं, सक्सेस। भाई तू सक्सेस हो गया। आम आदमी का भी कंजम्पशन ये सेलिब्रिटी ही तो बढ़ा रहे हैं।
दुनिया की आबादी के 0.01% लोग जिम्मेदार हैं इस पूरे ग्रह को तबाह करने के लिए। और यह बात कभी सामने लाई नहीं जा रही है, बल्कि गुनहगार बना दिया जा रहा है आम आदमी को। उसको बोला जा रहा है कि देखो तुम ना रिसाइकलिंग किया करो, तुम एक बल्ब कम जलाया करो, तुम कार की जगह ना तुम एक काम करो, तुम बस में जाया करो, तुम इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाओ। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हैं वो खुद सबसे बड़े एमिटर है, और वो आपको ये नहीं बता रहे हैं कि एंड टू एंड पूरा लाइफ साइकिल ले लो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल उतना ही कार्बन एमिट करता है जितना कि फॉसिल फ्यूल वाला। वो आपको बता नहीं रहे हैं। सर इसमें एक फैक्ट और था, मैं रिसेंटली पढ़ रहा था कि जो लिथियम होता है, जिससे बैटरी बनती है किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल की, 1 टन लिथियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए 20 लाख लीटर फ्रेश वाटर चाहिए होता है। और आपको बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से तो क्रांति आ जाएगी, उसकी नंबर प्लेट भी ग्रीन लगती है। किसको मूर्ख बनाया जा रहा है? जो इस पूरे ग्रह को बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार हैं, हम उनके नाम ही नहीं लेना चाहते, जबकि उनके नाम सार्वजनिक हैं। सिर्फ जाकर गूगल करिए कि कौन से वो लोग हैं, टॉप 100 पीपल हु आर रिस्पांसिबल फॉर डिस्ट्रॉइंग द प्लैनेट थ्रू कार्बन एमिशंस। आपको मिल जाएगा, कितना एमिशन कर रहे हैं ये भी मिल जाएगा। लेकिन प्लैनेट को बचाने की जिम्मेदारी आम आदमी पर डाल दी गई है। एक सज्जन है, वो कह रहे हैं साहब आप ना कपड़े प्रेस मत किया करिए, इससे प्लैनेट बच जाएगा। मूर्खता, हिम्मत नहीं है क्या असली गुनहगारों का नाम लेने की? कपड़े ना पहने तो और बच जाएगा। आम आदमी को बोल दो तू नंगा फिर, क्योंकि देखो भाई कार्बन तो गारमेंट प्रोडक्शन में भी एमिट होता है। जो जो चीजें आप कम करोगे उससे सबसे लाभ होगा, पर कितना? पेनी वाइज पाउंड फूलिश। 1 टन कार्बन बचाएं या 1 गीगाटन, और जो गीगाटन वाले हैं उनका हम नाम नहीं ले रहे, क्योंकि उन्हीं के दम पे ये पूरी व्यवस्था चल रही है। वही हमारे राजा हैं, वही नवाब हैं। दुनिया की 35% आबादी इस समय दवाइयों पर आश्रित है, जिसमें से 20% ऐसे हैं कि अगर उनको 1 महीने तक दवाई नहीं मिली तो मर जाएंगे। उसमें कुछ ऐसे भी होंगे जिनको 1 दिन भी ना मिले तो शायद मर जाए। जब पूरा इलेक्ट्रिक ग्रिड कोलैप्स करेगा तो फार्मेसीज में स्टॉकिंग कहां से हो जाएगी मेरे भाई? दवाइयों का प्रोडक्शन कैसे होगा, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, डिस्पेंसेशन कैसे होगा? ये 35% आबादी जो दवाइयों पर आश्रित है कैसे जिएगी? यहाँ के जो ये टॉप 1% एमिटर्स हैं, ये 13 लाख मौतों के जिम्मेदार हैं, लेकिन इन पर कोई एफआईआर नहीं होगी। इन्हें किसी अदालत में नहीं घसीटा जाएगा, क्योंकि इन्होंने सीधे सीधे सामने खड़े होकर गोली नहीं मारी ना। हमारा कानून और हमारी जनता इस बात का संज्ञान नहीं लेंगे कि इन्होंने ही जो लाइफस्टाइल जी, उस लाइफस्टाइल के कारण 13 लाख लोग मरे। 13 लाख लाशें हमारे सेलिब्रिटीज के द्वारा, और आप इन्हें पूज रहे हो। सारी बात जानते हो कहां पर आ रही है? सारी बात इस पर आ रही है कि चूंकि हमने उनको नहीं पूजा जो पूजने लायक थे, तो हमने बहुत गलत लोगों को आदर्श बना लिया। 2 नतीजे हुए, पहले तो उन आदर्शों ने इतना कार्बन एमिशन किया, दूसरे चूंकि वो हमारे आदर्श बने तो हमने भी उनसे सीख करके खूब कंजम्पशन और एमिशन किया। ये हुआ है। तो कुल मिलाकर के जो बात आती है वो स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है। जिसको सर पे बैठाना चाहिए था उसको हमने सर पे नहीं बैठाया। हमने हमारा मनोरंजन करने वालों को, दिल बहलाने वालों को सर पे बैठा लिया। हमने ये नहीं देखा कि किसका बोध कितना है, किसकी चेतना कितनी है, उसको सर पे बैठाएं। हमने ये देखा कि किसका बैंक बैलेंस कितना, उसको हमने सर पे बैठा लिया।